ख्वाबों का कारवां सुमा कुरैशी पार्ट 7। मुकद्दस कमरे में आती, सब खोकर दीवार से टेक लगाती, हिचकियों और सिसकियों से रो पड़ी थी। मेरे साथ ही क्यों अल्लाह पाक, हमेशा मुझे ही क्यों हर रिश्ते में आजमाया जाता है। पहले बाप, फिर माँ, फिर दादा और फिर अम्मी बाबा और अब शौहर। क्या मुकम्मल खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं है? वो साख्ता सरगोशी करती, वो चेहरा घुटनों में छुपा कर रो पड़ी थी। या अल्लाह, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, इन बेहिस लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। इतना बेबस क्यों कर दिया है मुझे? मैं अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को कुचलकर हर लम्हा इस शख्स के साथ गुज़ारा करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बेदर्दी से आस्तीनों से आँसू पोंछती वो अब खामोश हो गई थी। बस कभी-कभी कोई सिसकी भर लेती। सारी रात आँखों में ही कट गई थी। वो सारी रात जाग कर मुक़द्दस के लफ्ज़ों को सोचता रहा था। इसकी पहल याद आती, फिर इस रात का मंज़र निगाहों में घूम जाता। रात भर में वो कितने सिगरेट फूँक चुका था, इसे खुद भी नहीं पता चल सका था। इसकी सोचों में खलल डालती मोबाइल की रिंगटोन से भी हकीकत में ला टच था। हेलो, यार मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, 10 बजे तक पहुँचता हूँ सेट पर। गोल्डन टाइम से क्या मुराद है? मोबाइल का ऐड है या फिर वो गुस्से में कुछ सख्त बोलने लगा था, जबकि अपने सेक्रेटरी के कुछ कहने पर वो लब दबा गया। उठकर बैठते सबसे पहले शावर लेने के इरादे से वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सेट पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और इसके कदम मुक़द्दस के कमरे की जानिब उठे थे। मुक़द्दस, इसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। वो जो रात गुज़र जाने के बाद खुद पर मुमकिना हद तक काबू कर चुकी थी। फ्रेश होकर वो बस नाश्ता बनाने के घर से रूम से बाहर ही जा रही थी कि समातों से टकराती इसकी संजीदा आवाज़ पर जल्दी से दरवाज़े की जानिब बढ़ी। मुक इसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे क्योंकि वो खुद ही बाहर आ गई थी। आधा दरवाज़ा खोले, अब वो सवालिया निगाहों से देखती, साथ जाए-जाना निगाहों से भी इसे ऊपर से लेके नीचे तक देख रही थी। ईसा ने इस वक़्त स्लेट ग्रे रंग की फुल स्लीव टी-शर्ट के साथ डार्क ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी, जो ना ज़्यादा लूज़ थी, ना ज़्यादा फिट, जबकि दाएँ हाथ की कलाई पर एक ब्लैक लेदर स्ट्रैप वाली फॉसल वॉच चमक रही थी और दूसरे हाथ में एक ब्राउन ब्रेसलेट भी मौजूद था। बालों का हल्का-सा मेसी सा स्टाइल दिया था, जो ज़्यादा एफर्टलेस और नेचुरल सा लग रहा था। फुटवियर में व्हाइट स्नीकर्स पहने थे, जो इस कैजुअल सी लुक में भी फैशन लग रहा था। मुकद्दस ने तो इसका दीवाना होना ही था, परफ्यूम की महक इसे हवासों पर सवार होती महसूस हुई थी। वो एक ही नज़र में इसका जायज़ा ले चुकी थी। उफ़! स्टार टाइकून बनने का शौक है इस आदमी को। मुकद्दस ने ज़रा बेज़ारी से सोचा था, जबकि वो इसे सोचों में डूबा देख खामोश खड़ा था। अगर मुझे देख लिया हो तो मैं कुछ बोलूँ? वो जेबों में हाथ अड़ाता संजीदगी से बोला। वो इसकी महवियत अच्छे से नोट कर चुका था। तो मैं ही सुन रही हूँ, वो इसे गड़बड़ाकर बेजार सा तासुर दिया था। मैं जा रहा हूँ, अंदर से दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लो। मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना या फिर मेरा सेक्रेटरी तुमसे कॉन्टैक्ट में रहेगा। कोई भी इश्यू हो जस्ट इसे बता देना, वो मुझे बता देगा। मुकद्दस ने खामोशी से सुन लिया था। नाश्ता? इसने मुरव्वतन पूछ लिया था, वरना इसके जाने का सुनकर दिल एकदम उचाट हो गया था। तुम कर लो, मैं वहीं सेट पर कर लूँगा। इसने घड़ी पर निगाह दौड़ाकर कहा तो वो सर हिला गई। अल्लाह हाफ़िज़, खुश्क लहजे में बोलती वो यूँ ही दरवाज़ा खुला छोड़कर कमरे में वापस चली गई थी। जबकि ईसा ने शादी के बाद आज पहली बार इसके लहजे में बेज़ारी महसूस की थी। वो कितनी ही देर इसके इंतज़ार में खड़ा रहा, वो पलट कर आएगी, मगर वो नहीं आई। एक गहरी साँस भर था, वो पेंट हाउस से निकल आया था, जहाँ पहले ही गाड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। अब्दुल्ला हाउस में एक वक्त सब लान में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बच्चों के चले जाने से घर कितना सूना-सूना सा हो गया है ना? अर्शमान साहब ने दिल की बात की थी। ये तो है, बस कुछ दिन की बात है, फिर दोनों ने वापस आ जाना है। उस्मान साहब ने मुस्कुराकर कहा, मीरान ठीक है? वो तो ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई है। ज़ारान और मीरान मुस्तकिल तौर पर बाहर ही शिफ्ट हो गए थे। हाँ, खुश है माशाअल्लाह से, और अब तो खैर से हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। आयशा बेगम ने मुस्कुराकर आगाह किया तो सबने माशाअल्लाह कहते दुआओं से नवाजा था। अल्लाह साहब खैरियत से सब कर दे, बच्ची वहाँ अकेली हो जाएगी। आयशा बेगम ने ज़रा दुख से कहा, जी भाभी, इसीलिए मैंने और उस्मान ने ये फैसला किया है कि बस हम मीराम के पास ही चले जाएंगे। आपको तो मालूम है ना कितनी लाओबाली है। ज़ारान भी मसरूफ़ होता है। डिलीवरी तक हम वहीं शिफ्ट हो जाएँगे। उन्होंने हल पेश किया। बेगम, हम नहीं आप। अब भला दामाद के घर रहता अच्छा लगूँगा। उस्मान साहब ने साफ इनकार किया। तो मैं अकेली कैसे जाऊँगी? इब्तिसाम साहब खामोश बैठे थे। मैं साथ जाऊँगा, फिर आप वहीं ठहर जाइएगा मीराम के पास। फिर इंशाअल्लाह सब खैर से हो जाए
तो मैं आप दोनों को लेने आ जाऊँगा, बल्कि ज़ारानी साथ आ जाएगा तो और अच्छी बात है। वो तफ़सीली अंदाज़ में बोले तो वो सर हिला गई थी। बस अब तो मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह पाक जल्दी से मेरे ईसा के घर भी अपना करम कर दे। आयशा बेगम दुआइया लहजे में गोया हुईं, तो सबने ज़ेरे लब आमीन कहा था। ईसा की औलाद का तो सबको ही बहुत इंतज़ार था। वो इस घर ख़ानदान का इकलौता वारिस था। रात के साए गहरे होने लगे थे, मुक़द्दस सारा दिन बोर होती रही थी। कभी अपनी महरूमियों से भरा बचपन याद आता था, तो कभी माँ-बाप की याद सताने लगती। तो कभी पैदा करने वाले माँ-बाप की बेहिसी याद आ जाती और फिर ईसा के तल्ख़ अल्फ़ाज़। वो आज सारा दिन बस रोती ही रही थी। ईसा के जाने के बाद ना इसे खाने का होश रहा था, ना किसी चीज़ का। भूख लगने पर वो सुबह से अब तक चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट्स खाली कर चुकी थी। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे और ईसा का कुछ पता नहीं था। अब तो डर सा लगने लगा था। इसका मैनेजर कॉल करता रहा था, मगर वो 2 बार कॉल रिसीव करने के बाद इसे डिस्टर्ब करने से मना कर चुकी थी। वो सोचों में गुम थी, जब ईसा क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। सादत शलवार कमीज़ में मलबूस वो लाउंज में पड़े सोफ़े पर ही बैठी मिल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो थका-हारा-सा सोफ़े पर ठहरने के अंदाज़ में लेटा था। वालेकुम अस्सलाम। वो सलाम का जवाब देती खामोश हो गई। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। एक गिलास पानी पिला दो। वो पीछे सर फेंकता सर उँगलियों से दबा रहा था, जबकि वो पाँव में चप्पल डालती, दुपट्टा सँभालती किचन की जानिब बढ़ी थी। थैंक यू। वो पानी का गिलास थामता तशक्कुर भरे लहजे में बोला, जबकि वो कॉफ़ी बनाने के घर से किचन की जानिब बढ़ी थी। क्या कर रही हो? वो स्मॉल साइड हैंड विक्स की मदद से कॉफ़ी फेंट रही थी। जभी वो इसके पीछे आया था, मुक़द्दस ने कुछ कहने के बजाय कप ज़रा-सा ऊँचा किया था। इशारा था कॉफ़ी फेंट रही हूँ। वो सर हिला गया। खाने में क्या बनाया है? वो हाई चेयर पर बैठता बाल को तोल देने लगा था। कुछ नहीं, फिर वही मुख्तसर सा जवाब, जबकि अब वो इलेक्ट्रिक केटल से गर्म पानी डालकर इसके लिए कॉफ़ी बनाकर इसमें हनी ऐड करती इसे पेश कर चुकी थी। जबकि अब अपनी फेंटी हुई कॉफ़ी में दूध और चीनी ऐड करके वहाँ से जाने लगी थी। मुक़द्दस, वो ठहरी। हाँ, वो इसका अंदाज़ बाखूबी नोटिस कर रहा था। भूख लग रही है मुझे, बहुत ही बेचारगी के आलम में कहा गया था। वो घर के खाने का ही आदी था। आयशा बेगम ने कभी इसे ज़्यादा बाहर का खाना खाने ही नहीं दिया था। अभी वो इसीलिए भूखा कर वापस आया था कि मुक़द्दस ने कुछ बना लिया होगा। ओह! मुझे लगा तुम खाकर आओगे। वो कॉफ़ी का मग काउंटर पर रख गई। तो तुमने क्या खाया था? अब वो मुतजस्सिस हुआ। मैंने तो चिप्स और चॉकलेट वग़ैरह। तुम्हारे पैसों से इतना सब जो लिया था वो सब। वो आम से लहजे में बोलती फ्रिज से कुछ फ्रोज़न आइटम निकाल रही थी। ये नहीं प्लीज़, शामी कबाब और पराठा देखकर इसने फ़ौरन इनकार किया। कुछ लाइट सा बना दो, सैंडविच वग़ैरह। मुक़द्दस ने सर हिलाया और फ्रिज से ब्रेड निकालते उबला हुआ चिकन निकाल कर एक बाउल में डाल दिया। चिकन को नरम होने के लिए कुछ देर छोड़कर कैबेज और कैरेट के बारीक स्लाइसेस काटने लगी। चाकू की धीमी-धीमी टिक-टिक की आवाज़ किचन में इंतशार पैदा कर रही थी। चिकन को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक वो काम मुकम्मल कर चुकी थी। फिर इसने सब कुछ एक बाउल में डालकर बारीक कटी हुई सब्जियों में नमक, ब्लैक पेपर और चंद स्पाइसेस छिड़ककर चिकन और मायोनीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ब्रेड के किनारे एहतियात से काट कर अलग की और नफ़ासत से स्लाइस पर आमेज़ा रखकर सैंडविच बनाती। ईसा को ऐसे इग्नोर कर चुकी थी जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। तकरीबन 20 मिनट में वो सैंडविच इसके आगे पेश कर चुकी थी, जो सर के दर्द के बाद कॉफ़ी फिनिश कर चुका था और इसके तेज़ी से चलते हाथ देख रहा था। काफ़ी फुर्ती है तुम्हारे हाथ में। वेल थैंक यू एंड सॉरी तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो गई। वो नरमी से मुस्कुराया, साथ ही माज़रत भी की, मगर वो तब भी कुछ नहीं बोली। अलबत्ता अपनी ठंडी कॉफ़ी का मग उठाकर 1 मिनट के टाइमर पर माइक्रोवेव में रख दिया था। तो तुमने रात में डिनर भी नहीं किया? अब वो तफ्तीश पर उतरा था। तुम आराम से खा लो, मैं तुम्हारे खाने पर नज़र नहीं लगा रही। और मेरा पेट चॉकलेट से भर गया था। इस बार वो ज़रा तफ़सील से बोली। ऐसी बात नहीं है, मगर चॉकलेट से पेट कैसे भर सकता है? अब वो सवाल कर रहा था। मेरा तो भर जाता है। खैर और कुछ चाहिए? डिस्पेंसर से एक गिलास पानी का भरकर इसके सामने रखती वो सवालिया बोली, जो फ्रिज से केचप का पाउच निकालकर अब सैंडविच केचप से लगाकर मज़े से खा रहा था। उफ़! मुक़द्दस ने ज़रा चिढ़कर देखा था। इसकी ये हरकत बिल्कुल बच्चों वाली थी, क्योंकि वो खुद इस तरह केचप खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं, इसे नफ़ी ने सर हिलाया। मैं सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। वो जमाई रोकती, शब्बा ख़ैर करती रूम में चली गई थी, जबकि वो इसका अंदाज़ ही देखता रह गया था। ये क्या मुझे नखरे दिखा रही है? इस बार इसने खुद साख्ता सरगोशी की थी। वैसे अच्छा ही है, नखरे दिखा रही है नाराज़गी। चुप तो है, वरना इसकी चिक-चिक से मेरे कान दर्द करने लगते हैं। वो सर झटक कर अब मज़े से बाकी सैंडविचेज़ से इंसाफ़ कर रहा था।
वो पूरे 1 हफ्ता हद से ज़्यादा मसरूफ़ रहा था, बस कल इनकी वापसी थी और यहाँ इसका एक अचानक से ब्रांड का शूट आ गया था। इनकी न्यू कलेक्शन की लॉन्च थी जो इसने साथ-साथ ही निपटा लिया था। आज इनका आखिरी दिन था। कल वो इब्तिसाम साहब की झिड़की सुनने के बाद आज मुक़द्दस को भी लोकेशन पर साथ ही ले आया था। सैयदपुर गाँव इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब मारकला हिल्स के दामन में वाक़ है। ये इस्लामाबाद के मरकज़ ब्लू एरिया से तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट की ड्राइव पर है। इसका फ़ासला तकरीबन 5 मिनट से 7 किलोमीटर बनता है। ये मकाम अपनी कदीम तर्ज-तामीर, रिवायती गलियों और तारीख़ी पस-ए-मंज़र की वजह से मॉडलिंग, फ़ोटोशूट्स, ड्रामों और फ़िल्मों की शूटिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। वो खुद इस वक़्त वेंटी वैन में मौजूद था। हेयर आर्टिस्ट इसके बाल बना रहे थे, जबकि मुक़द्दस कुछ देर कबल ही वैन से उतर कर बाहर गई थी। शामिर, यस सर, ये इसका सेक्रेटरी था। मैडम का ख़्याल रखना वो इधर-उधर ना चली जाएँ। इसने तंबी करना ज़रूरी समझी क्योंकि वो बिज़ी हो जाता था तो फिर वो ध्यान ना दे पाता। श्योर सर आप बेफ़िक्र हो जाएँ, वो मुतमईन करता लहज़े में बोला तो ईसा समझकर सर हिला गया। मुक़द्दस अब्दुल्ला, ये एक मॉडल थी जो ईसा के साथ तो नहीं मगर इसके भी शूट चल रहा था। जी, वो हौले से मुस्कुराए। आपको देखा था मॉर्निंग शो में, वो मज़ीद बोली, जबकि वो इस वक़्त बैंड के ही टू पीस सूट में मलबूस थी, जो स्लीवलेस था। वैसे सॉरी, ईसा सर जैसे डैशिंग बंदे के साथ इन्हीं के जैसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल सी लड़की फिट रहती, लाइक सरताज। वो ज़रा मुँह बनाकर बोली थी, मुक़द्दस के चेहरे की रंगत चढ़ गई थी। बाय द वे इन दोनों के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो थी, फिर ब्रेकअप क्यों हो गया? दोनों शादी करने वाले थे। अब वो मुतजस्सिस लहजे में बोली थी। एक काम कीजिएगा आप ईसा से खुद पूछ लें। वो सीखा हुई। वो तो वो हम तो मज़ाक कर रहे थे। वो दोनों खिसिया कर रह गई थी। इतने में ईसा भी बाहर आ गया था और इस पर एक निगाह था वो डायरेक्टर की आवाज़ पर इसकी तरफ मुतवज्जह हो गया था। ईसा की सैकड़ों तस्वीर खींच चुकी थी जबकि वो खामोशी से एक कोने में बैठी थी। इन्हें यहीं मग़रिब हो गई थी, आज वो सारा काम निपटा कर ही जाने का इरादा रखते थे। मुक़द्दस शदीद किस्म की बोरियत का शिकार होती इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने की गर्ज से मुखालिफ सिंध के रास्ते निकल गई थी। ये गाँव जो कभी एक छोटी बस्ती हुआ करता था, अब सकाफ़ती विरसे और रवायती हुस्न का इम्तियाज़ बन चुका था। यहाँ की ईंटों से बनी पुरानी इमारतें, लकड़ियों के दरवाजे और दीवारों पर बनी देसी तर्ज की पेंटिंग एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती हैं। गलियाँ तंग मगर खूबसूरत थीं, जहाँ जगह-जगह छोटी दुकानें और रिवायती रेस्टोरेंट मौजूद थे। वो चलती-चलती काफ़ी दूर निकल आई थी, एहसास तो तब हुआ था जब वो इसे रात का अंधेरा गहरा हुआ महसूस होने लगा था। उफ़! ये मैं कहाँ आ गई? अब इसने गौर किया तो इस गाँव में सन्नाटा-सा हो गया था। सारी दुकानें तकरीबन बंद हो रही थीं, वो रास्ता भी भूल चुकी थी। उफ़! ईसा तो मेरी जान निकाल देगा। वो सोचती-सोचती एक पेड़ की आड़ में आ गई थी। अल्लाह ईसा को भेज दे। इस्लामाबाद के मौसम ने अचानक ही अंगड़ाई ली थी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू होने लगी थी। उफ़! इस बारिश को भी अभी होना था। वो बुरे तरीके से बेज़ार हुई थी। साथ ही ईसा के आने की दुआएँ माँग रही थी। पैकअप डायरेक्टर के लफ्ज़ समातों से टकराते ही लाइट्स, कैमरास सब बंद हो गए थे। तेज़ हवाओं का ज़ोर देख वो वेंटी वैन में जाकर बैठ गया था। इसे एकदम से मुक़द्दस की गैर मौजूदगी महसूस हुई थी। शामिर, मुक़द्दस कहाँ है? इसे सवालिया निगाहों से देखा। सर मैडम बाहर ही थी, मैं बुलाता हूँ। वो पीछे सर टिका गया। कुछ ही देर गुज़री थी कि वह आवाज़ भागता सा वापस आया था। सॉरी सर बट मैडम बाहर नहीं है। ईसा ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। व्हाट? क्या बकवास है ये? वो एकदम से उठकर बाहर आया था। बट बारिश की वजह से सब में अफरा-तफरी सी मची हुई थी। ये लड़की हर बार मेरा ज़ब्त आज़माती है। इसका बैग अभी भी वेंटी वैन में ही पड़ा था। सर आप कहाँ जा रहे हैं? इसे मुखालिफ सिम्त में जाता देख वो पीछे दौड़ा था। मुक़द्दस को ढूँढने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इस तरफ जाएँ और किसी को इस बारे में ना बताइएगा। वो इसे ख़ास कर तंबीह करता एक तरफ को बढ़ गया था, जबकि वो सर हिलाता दूसरी तरफ बढ़ गया था। या अल्लाह! ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? 10 मिनट हो गए थे और अब हालात ऐसे थे जैसे सैलाब ही आ जाएगा। वो टखने तक पानी में खड़ी थी, सर्दी के बायस जिस्म काँप रहा था। ईसा, अल्लाह पाक प्लीज़ ईसा को भेज दें। बारिश के पानी में आँसू भी घुलने लगे थे। मुक़द्दस! दूर से एक शनासा आवाज़ सुनाई दी, साथ ही टॉर्च की रोशनी भी। मुक़द्दस की जान में जान आई थी। ईसा मैं यहाँ हूँ, इसने भी चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। ईसा जो पिछले आधे घंटे से तूफ़ानी बारिश में इसे पागलों की तरह ढूँढ रहा था, इसकी आवाज़ महसूस कर इसकी जान में जान आई थी, वरना ये आधा घंटा पहले वाले 3 घंटों पर भी भारी गुज़रा था। वो एक बार फिर आवाज़ लगाकर इसे वहीं ठहरने का कहता,
खुद तेज कदम लेता आगे आ गया था। मुकद्दस वो पेड़ के नीचे खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। ईसा टॉर्च की लाइट अपनी जानिब देख वो पानी में भारी कदम उठाती इसके करीब जाती। कुछ भी सोचे समझे बगैर एक लम्हे में ईसा के सीने से लगी थी और इसके गिर्द कस कर अपना हिसार डाला था। वो जो अभी इसकी मौजूदगी को समझ ही रहा था कि अचानक इफ्तिताह पर बौखला कर ठहर सा गया था। प्लीज चलो यहाँ से ईसा, मुझे मुझे डर लग रहा है। इसकी गर्दन के गिर्द हिसार डालकर सीने में चेहरा छुपाती वो किसी छोटे से बच्चे की मानिंद बोली थी, जबकि ईसा को अपनी पहले से भागती धड़कनों की रफ्तार मज़ीद तेज़ होती महसूस हुई थी। यहाँ का क्या करने आई थी तुम? मैंने मना किया था ना कि वहाँ से मत हिलना। इस बार वो थोड़ा खफ़ा हुआ। सॉरी, प्लीज़ चलो यहाँ से। वो इसे खुद से जुदा करता ज़रा गुस्से से बोला था, मगर वो एक बार फिर इसके सीने से लगती रोने लगी थी। वो शायद डरी हुई थी। ईसा इसके हाल के पेश नज़र इसका हाथ पकड़कर तालाब बने रोडों पर से चलने लगा था, मगर मुक़द्दस के काँपते वजूद ने साथ देने से इनकार किया था। मैं नहीं चल सकती। ईसा एक लम्हे को ठहरा और एक ही जिसने इसे अपने हिसार में उठा था। वो अंदाज़े से तेज़ कदम लेता वेंटी वैन की जानिब बढ़ा था, जबकि वो इसकी गर्दन पर चेहरा रखकर साँसें ले रही थी। वो शायद बेहोश हो गई थी। ये मेडिसिन दे दीजिएगा और ये ड्रेस लाज़मी चेंज करवा लें प्लीज़। इस तरह मज़ीद ठंड लग जाएगी। सुबह तक ये ठीक हो जाएँगी। वो गाड़ी में हीटर चलाकर इसे सीधा अपने साथ लेकर पेंट हाउस आया था, जो अस्पताल से ज़्यादा करीब था। डॉक्टर को रास्ते से ही कॉल कर चुका था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर को बाहर तक छोड़ता वो वापस कमरे में तो अब मुकद्दस कमरे कमरे के टेम्परेचर के बायस पुरसुकून सांसें ले रही थी। मगर इसका लिबास मुकम्मल गीला था, जिसके बायस इसका बेड भी गीला हो गया था। मुकद्दस, इसने आगे बढ़कर इसका गाल थपथपाया था। मुकद्दस उठो प्लीज़, उठकर चेंज कर लो। वो नींद उन्मुखी में थी जब ईसा ने इसका गाल थपथपाया था, मगर वो उल्टा इसके हाथों में झूल गई थी। आखिर चारों न चार वो वार्डरोब से इसका एक सादा सा शलवार सूट लेकर कमरे की सारी लाइट ऑफ करता, इसका ड्रेस चेंज करता, इसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले आया था, क्योंकि मुकद्दस का बेड गीला हो चुका था। मुकद्दस, इसने एक बार फिर पुकारा, मगर जवाब में गए। इसे बेड पर लिटाकर इस पर कम्बल दुरुस्त करता, वो अपना ड्रेस चेंज करने के घर से वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। 10 मिनट बाद इसका सूप का ऑर्डर भी आ चुका था। मुकद्दस को इस वक्त गरमाइश की ज़रूरत थी। मुकद्दस यार उठ जाओ, कमरे का टेम्परेचर का अच्छा खासा बदल चुका था, मगर वो अभी तक हल्का-हल्का काँप रही थी। इसको उठाकर बिठाता वो साथ ही बैठा, जो सीने पर सर रखती, खुद से गाफिल थी। इसके मुँह में सूप के चम्मच डालता, वो पूरा प्याला पिलाकर 2 अंडे भी ज़बरदस्ती मुँह में डालता, इसे वापस से लिटा चुका था। उफ़! इस लड़की की वजह से मुझे किसी दिन कुछ हो जाएगा। अपनी कमर जवाब देती महसूस कर वो साथ ही पीछे को गिरा था। इसका सोफ़े पर सोने का कोई इरादा नहीं था, अपने साथ-साथ इस पर भी कम्फ़र्टर दुरुस्त करता। वो आँखें मूंद गया था। रात का ना जाने कौन-सा पहर था जब मुक़द्दस की आँख किसी एहसास के तहत खुली थी। अपने ऊपर बोझ-सा महसूस हुआ था। इसने पलकें झपकाकर नीम अंधेरे में देखने की कोशिश की तो अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसें सी महसूस हुई थी। मुक़द्दस बुरे तरीके से चौंकी थी, रुक पौ ठहर कर देखा तो इस पर अपना एक हाथ और पाँव रखे ईसा बेसुध सो रहा था। वो इसे अपना तकिया समझकर गोद में भींच कर सो रहा था। कितने ही लम्हे तो वो बेयकीनी से देखती रही, फिर धीरे से कल रात का मंज़र, ईसा को ढूँढते हुए वहाँ आना, इसका इसे अपने हिसार में उठाकर वेंटी वैन तक लाना, सब कुछ याद आता चला गया था। वो इसके बेहद नज़दीक किसी मासूम बच्चे की मानिंद सो रहा था। मुक़द्दस को अपनी धड़कनों की रफ़्तार बढ़ती महसूस हुई थी। इस बार इसने ज़रा खिसक कर पीछे होना चाहा तो वो उल्टा नींद में इसके करीब होता इसे मज़ीद कुछ में भींच गया था। मुक़द्दस का दिल जोरों से धड़का था, अगर अभी इस शख्स होशो-हवास में होता तो। सोचकर ही पेशानी पर पसीना आने लगा था। बामुश्किल घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो रात का तीसरा पहर था। अभी तो सुबह होने में वक़्त बाकी था, वो उठकर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले सकती थी। वो दोबारा से आँखें मूंद कर यूँ ही सोने की कोशिश करने लगी, जो इसकी कुर्बत में नामुमकिन सी बात थी। सुबह सादिक से निकलता सूरज अपनी जोबन पर था। ईसा की आँखें किसी अजनबी एहसास के तहत खुली थीं। कमरे में आती सूरज की रोशनी दिन तुलु होने का अंदिया सुना रही थी। वो आँखें मसलता हुआ करवट बदलकर बेदार होने लगा तो इसे एक नाम सा एहसास अपने गिरद चिपटा महसूस हुआ। वो चौंका और ध्यान देने पर इसे याद आया रात को मुकद्दस की फ़िक्र में इसी बेड पर सो गया था। मगर इस वक़्त वो दोनों जिस कदर नज़दीक सो रहे थे, ईसा के महसूसात लम्हे में तब्दील हुए थे। वो मुकद्दस को खुद में भींच कर सो रहा था, जबकि इसार इसके गिर्द कायम था। ओह गॉड!
बॉडी में बिजली सी कौन गई थी। वो हड़बड़ाकर शर्मिंदा सा पीछे को हट गया। इसकी हरकत पर मुक़द्दस पहले ही बेदार हो चुकी थी, मगर शर्मिंदगी से बचने के लिए वह यूं ही आंखें बंद किए पड़ी रही। थैंक गॉड ये भला अभी तक सो रही है। लपचपाता वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, ताकि फ्रेश होने के बाद इसे भी जगा सके। जबकि इसके वॉशरूम में गुम होते ही मुक़द्दस ने झट से आंखें खोली थी। दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। उफ़! इसके साथ बेड शेयर करना कितना डेंजरस है। वो सोने के बाद कब खुद भी करीब हो गई थी, इसे पता ही नहीं चल सका था। जबकि अब वो मज़ीद शर्मिंदगी से बचेंगे नहीं, दोबारा सोती बन गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद फ्रेश सही से वॉशरूम से बाहर आया तो मुक़द्दस को ना हो लापरवाही से सोता देख इसने गहरी सांस भरी और कदम उठाकर नज़दीक चलाया। मुक़द्दस! इसने हौले से पुकारा मगर जवाब न दिया। मुक़द्दस उठो! इस बार इसने धीरे से हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठने की नाकाम एक्टिंग करती आँखें खोल गई। उठ जाओ, सुबह हो गई है। वो इसकी पेशानी पर हाथ रख कर टेम्परेचर चेक करता संजीदगी से बोला। वो आँखें मसलकर नीम दराज सी होकर बैठी थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बाल सेट करता सरसरी से लहजे में बोला, जबकि वो इर्द-गिर्द में अपना दुपट्टा तलाश कर रही थी। ईसा ने इसे ज़रा हैरानी से इर्द-गिर्द में देखता पाकर गहरी सांस ली। रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रूम में ले आया था तुम्हें। मुकद्दस ने चौंक कर देखा, असल शर्मिंदगी तो अपने कपड़े देखकर हुई थी, जिन पर इसने रात से गौर ही नहीं किया था। मगर अब वो अपना सुर्ख पड़ता चेहरा देख खुद को लापरवाह ज़ाहिर करती बेड से उठने लगी थी। उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक नाश्ता बनाकर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। दोपहर में हमारी फ्लाइट है। वो इसका रंग बदलता चेहरा देख इससे संजीदगी से आगाह करता रूम से निकल गया था। दोनों ही अपनी-अपनी जगह आफ़त का शिकार हो गए थे। सूरत-ए-हाल ही ऐसी पेश आ गई थी। रात का वक़्त था, वो दोनों इस वक़्त अब्दुल्ला हाउस में डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। मुक़द्दस बेटा समावाद कैसा लगा? ये उस्मान साहब थे। अच्छा है अंकल, वो धीरे से बोली थी। ईसा खामोशी से खाना खा रहा था। अब वो इन्हें क्या ही अपनी हिमाकत के बारे में बताती। ईसा लगता है तुमने हमारी बेटी को इस्लामाबाद ठीक से नहीं घुमाया। इस बार इब्तिसाम साहब ने ज़रा रोबदार अंदाज में कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुक़द्दस ने इसके कुछ भी बोलने से कबल झट से सफाई पेश की थी। मैडम बीमार होकर पड़ गई थी, इस्लामाबाद का मौसम इन्हें रास नहीं आया। नैपकिन से मुँह थपथपाता वो ज़रा तंज़िया अंदाज में बोला, अल्लाह खैर बच्चे अपना ख़्याल नहीं रखा आपने? आयशा के लहजे में फ़िक्र थी। नहीं आंटी, बस वो बारिश में भीगने की वज़ह से तबीयत ख़राब हो गई थी। इसने जल्दी से सफाई पेश की, जबकि अब सब हल्की-फुल्की बातों में मशगूल हो गए थे। वो दोनों रूम में वापस आ गए थे। फ्लाइट की थकन थी कि ईसा तो बेड पर गिरते ही बस बेहोश होने वाला था। मुकद्दस रूम में आते ही ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई थी। कबर्ड के निचले हिस्से पर झुकी खड़ी शायद वो कुछ तलाश कर रही थी। ईसा जो काफ़ी देर से आईने से नज़र आता इसका देख रहा था, अब चौंका था। मुकद्दस, इसने संजीदगी से पूछा था। हुँ, वो मसरूफ़ सी बोली। क्या ढूँढ रही हो? वो अचंभे से सवाल कर रहा था। खुला के पेपर्स ढूँढ रही हूँ। तुमने बनवाए थे ना? वो इस कदर नॉर्मल अंदाज़ में बोली तो ईसा को हैरत अंगेज़ झटका लगा था। क्यों? खुला के कागज़ात का क्या करना है तुम्हें? वो बेड से उतरकर एक जिस्म में इसके नज़दीक पहुँचा था। साइन करके ग्रैंडपा को देने हैं। वो नीचे बैठकर सब जगह खंगालती ईसा को वर्ता हैरत में डाल चुकी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? इसे ना जाने क्यों गुस्सा आया था। मुकद्दस ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। अब क्या हुआ? हमारे दरमियान यही तो तय हुआ था ना? वो गर्दन उठाकर हैरत से इसे देखती जताते लहजे में बोली थी। ईसा का चेहरा अहानत के बायस सुर्ख पड़ गया था। जो बात वो पिछले 2.5 माह से बिला झिझक बोल दिया करता था, आज ये लफ्ज़ अपनी बीवी के मुँह से सुनकर गैरत पर ज़ोरदार तमाचा लगा था। उठो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। वो पेपर्स मैंने फाड़ दिए थे। मुकद्दस ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। क्यों? वो हैरान होती खड़ी हो गई। क्यों? क्या मतलब है? अब ज़रूरत नहीं इसकी। वो खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था। निगाहें चुराकर वो वापस रूम में आ गया था। क्यों ज़रूरत नहीं है? हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि मैं खुद तलाक लूँगी, तो अब क्यों ज़रूरत नहीं है? बेफ़िक्र रहो ईसा अब्दुल्ला, इन तमाम बातों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। वो सीने पर बाजू लपेटकर खुरदरे लहजे में बोली थी। सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बेड पर लेटा आँखें मूंद गया था। हाँ, तुम सो जाओ, कल मेरी वज़ह से बहुत थक गए थे। मैंने परेशान कर दिया था।
थैंक यू, कल रात तुमने मेरा इतना ख़्याल रखा। वो रूखे से लहजे में बोलती, अब दरवाज़े की जानिब बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो? वो इसे जाता देख इस बार गुस्से से बोला था। मुकद्दस के कदम ठटक कर ठहर गए थे। ग्रैंडपा की स्टडी में जा रही हूँ। क्यों? वो ज़िद हुआ। मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो सीने पर बाजू लपेट कर बोली। "क कौन सी ज़रूरी बात?" इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। हमारे रिश्ते से मुताल्लिक। वो निडर लहजे में बोली थी। बकवास बंद करो मुकद्दस। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस कमरे की बातें इस चारदीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो दुरुस्तगी से बोलता इस जिसमें इसके नज़दीक आया था। क्या कहना चाहते हो तुम? एक तरफ कहते हो कि मैं खुला लूँ, दूसरी तरफ कहते हो कि इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर तुम इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते तो बात इस कमरे से तो क्या पूरी दुनिया में जाएगी। वो गुस्से से फुनकारी थी। इस शख्स का दिमाग खराब हो गया था। शट अप! मुझे अपनी पर्सनल्स का दुनिया में इश्तिहार लगाना पसंद नहीं है, अंडरस्टैंड? वो गुस्से से गुर्राया था। ओह! मिस्टर ईसा, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक फिगर पर्सनैलिटीज़ की कोई भी बात ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। जब आपकी तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करेंगी, तो क्या करेंगे आप? क्या पहले ब्रेकअप की तरह मंज़र से गायब हो जाएँगे? लोगों के तरह सवालात से बचने के लिए मुकद्दर हो जाएँगे? या ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि आपकी बीवी एक बदकिरदार औरत थी? मुकद्दस! इसके आईना दिखाने पर ईसा बुरी तरीके से बुलबुला उठा था, जबकि अब वो सपाट निगाहों से इसका सुर्ख करता चेहरा देख रही थी। आखिर समझता क्या था वो शख्स कि इसके कोई एहसासात नहीं थे, या फिर वो कोई इतनी गिरी-पड़ी लड़की थी जिसे वो जैसे मर्ज़ी चाहे ट्रीट कर लेता। बस मजबूर ज़रूर थी, मगर इतनी बेबस नहीं थी कि बार-बार अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कुचलकर सब कुछ भूलकर बार-बार नई शुरुआत करें। मेरा दिमाग खराब मत करो, वहाँ जाकर शराफ़त से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो क्या कह रहा था इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? इस रिश्ते को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लेते? एक तरफ कहते हो कि तुम मुझ जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकते, दूसरी तरफ मुझे अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं हो। तलाक तुम देना नहीं चाहते, खुला का फैसला तुम मुझे लेने नहीं दे रहे। वो गुस्से से गुर्राई थी। मुकद्दस, प्लीज़ खामोश हो जाओ, मेरा ज़ब्त ना आज़माओ, वो गुस्से से चिल्लाया था। क्यों ना आज़माऊँ? एक तरफ मैं तुम्हारी माज़ी को भुलाकर तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ, वो माज़ी जिससे ज़माना वाक़फ़ियत रखता है, और दूसरी तरफ मैं, जिसकी एक गलती, बल्कि हिमाकत को तुमने मेरे लिए सज़ा बना दिया है। ईसा अब्दुल्ला, वो सख्त लहजे में गुर्राई थी। ओह प्लीज़, ज़्यादा नेक परवीन बनने की कोशिश ना करो मुक़द्दस साहिबा, क्योंकि मैंने आँखों देखो भूल नहीं सकता। और क्या कहा तुमने? गलती? इज़्ज़तदार ख़ानदान की लड़कियाँ यूँ रात की तारीकी में होटल के कमरे में गैर मर्दों के गले का हार नहीं बनी होती। वो हद से ज़्यादा तेज़ लहजे में गुर्राया था। ईसा, मैं लिहाज़ कर रही हूँ तुम्हारा, वो सबके बाइस फूले तनफ़ुस समेत खोया हुई थी। क्या लिहाज़ कर रही हो? ये जो अब्दुल्ला हाउस के मकीन तुम्हें सर पर बिठा रहे हैं ना, अगर इन्हें खबर हो जाए कि तुम किस किस्म की लड़की हो, तो वो तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे। मुक़द्दस की आँखों में आँसू चेहरे पर बहते बेमोल हो रहे थे। वो इसके बारे में ऐसी सोच रखता था, ये सोच ही दिल दुखा रही थी। सीने में दर्द सा उठा था, इसका वजूद इतना गैर ज़रूरी और आरज़ी था कि कोई भी कुछ भी कहकर राय अख्ज़ कर लेता था। तो ठीक है ना फिर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे जैसी बदकिरदार और बेहया लड़की के साथ रहने की। दुःख के बाइस आवाज़ कँपकँपाने लगी थी, सभी गुस्से में पागल हो रहा था। कहाँ जा रही हो आप? वो इसे एक बार फिर कमरे से जाता देख इस्तफ़सारिया गोया हुआ, जबकि वो सुनी-अनसुनी करते ही कमरे से बाहर निकल गई थी। मुक़द्दस, वो इसके पीछे ही आ रहा था, जो तेज़ कदमों से अब्दुल्ला हाउस का हाल-अबूर करती बाहर जा रही थी। मुक़द्दस, रुक जाओ, क्यों तमाशा बना रही हो? वो ड्राइववे में भागने के अंदाज़ में पार करती बस चलती चली जा रही थी, जबकि वो घर में सन्नाटा देख सुख का साँस खारिज करता इसके पीछे गया था। कहाँ जा रही हो? इस बार वो भागकर इसके करीब आता, कंधा पकड़कर झंझोड़ चुका था। हाथ छोड़ो मेरा! इसके लहजे में बगावत वाज़िह थी। छोड़ दूँगा, पहले मेरे साथ घर चलो, तमाशा मत बनाओ, हम सुबह बैठकर बात करेंगे। इस बार ईसा ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया था। हाथ छोड़ो मेरा! वो सख्ती से बोलती हाथ झटक गई और 2-4 कदम लेती अब्दाल अब्दुल्ला हाउस की दहलीज़ पार कर दी थी। अरे भाभी, आप इस वक़्त? व्हाट अ प्लेज़ेंट सरप्राइज़! वो अंदर आने तक अपना चेहरा रगड़ती आँसू पोंछ चुकी थी। मुझे तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर और डैड से मिलना है, वो सपाट लहजे में बोली थी। सब खैरियत? वो हैरान हुआ। मुक़द्दस! इतने में ईसा भी वहाँ आ गया था। भाई, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? वो सवालिया बोला। मुक़द्दस का रोया-रोया चेहरा इसकी निगाहों से मफ़ी हरगिज़ नहीं था। हाँ, सब ठीक है, तुम बताओ सब कहाँ हैं? वो गुस्सा हुई।
ग्रैनी तो अपने रूम में है और बाकी सब तो सुबह की फ्लाइट से इंग्लैंड वापस चले गए हैं। बस मैं और ग्रैंडपा ही कुछ दिनों में चले जाएँगे। मुकद्दस ने गहरे साँस लिए थे। मैं मिलकर आती हूँ। वो तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ अबूर कर गई, जबकि ईसा खामोश खड़ा इसकी हरकतें देख रहा था। अरे बेटा मुकद्दस सुन यहाँ। वो इसे यूँ अचानक सीधा अपने कमरे में देख हैरान हुए थे, जो रूम लॉक कर 3 के मुकाबिले आई थी। मेरी और ईसा की शादी का फैसला किसका था? वो सवाल कर रही थी। मतलब? वो हैरान हुए। मैंने कहा मुझे पप्पू के घर से यहाँ लाने और शादी का फैसला किसका था? वो गुस्से में तहस लहजे में बोली थी। मेरा और भाई साहब का मुश्तरका फैसला था। वो संजीदगी से बोले। क्या तुम्हारे और ईसा के दरमियान कुछ हुआ है? वो सवाल कर रहे थे। हाँ, मैं ईसा के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो इस कदर अचानक और शफ़ाफ लहजे में बोली थी कि अब्दाल साहब को अल्फ़ाज़ गुमोते महसूस हुए थे। मैं ये बात ग्रैंडपा से नहीं कह सकती, क्योंकि इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। लेकिन मैं ईसा के साथ नहीं रहना चाहती, मैं खुला चाहती हूँ। और ये बात आप ग्रैंडपा से करेंगे, वरना मैं आपके बेटे की जवानी के कारनामे आपकी बहू को बता दूँगी। फिर चाहे इनका घर बर्बाद हो या कुछ भी हो। वो फूले तनफ़्फ़ुस के साथ बैठकर बोलती चली जा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? इनकी गैरत ने फौरी जोश मारा था। बकवास नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ। ईसा से अलहदगी चाहिए मुझे। सिर्फ़ कल तक का वक़्त है आपके पास। अगर आपने कल ये बात ना की तो मैं अपने लफ्ज़ों से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। याद रखिएगा। वो तेज़ लहजे में बावर कराती एक झटके से दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी। ईसा इसे देख फौरी इसकी तरफ बढ़ा था, जबकि जुनैद परेशानी से तमाम सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रहा था। मुकद्दस क्या कहा है तुमने छोटे दादा से? वो फौरी गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। भाभी, सब ठीक तो है ना? वो परेशान हुआ था। सब ठीक है। वो ईसा को नज़रअंदाज करती घर से बाहर निकल गई थी। मुकद्दस कमरे में आती बेड पर लेट गई थी, जबकि कुछ देर बाद ही ईसा रूम में वापस आया था और खूंखार निगाहों से मुकद्दस को देखा था, जो अब खामोशी से छत को घूर रही थी। क्या कहा है तुमने छोटे दादा से? अब वो सर पर खड़ा बाँस पुर कर रहा था। यही कि मुझे तुमसे खुला चाहिए और तुम मेरे जैसे बदकिरदार लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहते। वो निगाहें यूँ ही गैर मुरई नुक्ते पर जमाए बेबाकी से बोली थी। अब तुमने अगर एक बार और किसी किस्म की बकवास की ना तो मैं कुछ कर दूँगा तुम्हारा। मैं तैश में आया था, जबकि अब वो कंबल सर तक ओढ़ती आँखें मूंद गई थी और वो बेज़ोताब खाता रह गया था। ईसा और मुक़द्दस के माबीन हुई तल्ख़ कलामी के बाद अब्दुल्ला साहब ना तो अब्दुल्ला हाउस आए थे और ना ही उन्होंने कोई बात करना गवारा किया था। उल्टा वो इत्तेसान अब्दुल्ला को तमाम मामलात से आगाही देते जुनैद की हमराही में खुद भी अपने पोते साथ बाहर चले गए थे। वो इस वक़्त आयशा बेगम के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी, जब इसकी माँ उमर की हमराही में अब्दुल्ला हाउस की दहलीज़ पार करती घर में दाखिल हुई थी। मुलाज़िमा ने आकर किसी मेहमान के आने की खबर दी थी। मैडम, में हर एक खातून आई है, इनका कहना है वो मुक़द्दस बीवी की वालिदा हैं। मुक़द्दस जो खामोशी से पॉट में फ्लावर्स सेट कर रही थी, एकदम चौंकी थी। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएँ और बाबा जान को इत्तला दें। आयशा ने एक नज़र मुक़द्दस पर डालकर कहा, अच्छा बीबी। वो मुअद्दिब से सर हिलाती वहाँ से निकल आई थी। मुक़द्दस, बेटा आपकी वालिदा आई हैं, बाबा जान ने ही बुलवाया था। इन्होंने मुक़द्दस को साकत सामत देख आगाह किया। क्यों? वो हैरान हुई। शायद कुछ बात करनी है। वो खामोश रह गई। अब्दुल्ला हाउस के मेहमान खाने में इस वक़्त गहरी खामोशी छाई हुई थी, जबकि मुक़द्दस एक तरफ अब्दुल्ला हाउस के मकीन की हमराही में मुक़द्दस खामोश बैठी थी। दूसरी तरफ उमर की हमराही में सफ़ीना बेगम तरसी हुई निगाहों से मुक़द्दस को देख रही थी, जिसने इन्हें नज़र तक उठाकर देखना ज़रूरी नहीं समझा था। मुक़द्दस, ये तुम्हारी माँ है, जानती हो ना तुम? इब्तिसाम साहब की आवाज़ ने खामोश फ़िज़ा का सकूत सा तोड़ा था। वो ईसा को भी कॉल कर बुला चुके थे, जो शायद कहीं रास्ते में था। जी जानती हूँ, सपाट अंदाज़ में बोली। ये तुमसे मिलना चाहती थी। वैसे तो इनका अब्दुल्ला हाउस में आना ममनू है, यही वजह थी कि हमने इन्हें तुम्हारी शादी में भी नहीं बुलाया था। मगर फिर भी इन्होंने आपको पैदा किया है, वो मज़ीद बोले। माँ बनने के लिए अगर पैदा करना काफ़ी होता है तो मैं नहीं मानती। वो गुस्से में थी। मुक़द्दस, हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था बेटा, ख़ासकर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एक अरसा तुम्हारे वजूद से वाकिफ़ ही नहीं थी। यकीन करो, अगर मेरे इल्म में होता कि तुम ज़िंदा हो, तो मैं तुम्हें कभी यूँ लावारिस ना छोड़ती। मुक़द्दस इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। अब क्यों आई हैं? वो सवालिया बोली। मुझे पता चला है कि तुम ईसा से बुला चाहती हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मुक़द्दस ने बेयकीनी से इब्तिसाम साहब को देखा था।
ये बात मैंने इन्हें नहीं बताई, अब्दाल ने बताई है। इन्होंने पोज़ीशन क्लियर की। इतने में ईसा भी वहाँ आ गया था। वो सलाम करके खामोशी से एक तरफ को खड़ा हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में आज़ाद हूँ, तो बेहतर यही है कि आप मुझसे दूर रहें। वो तफ़सीली अंदाज़ में बोली थी। मुक़द्दस मॉम की बात तो सुन ले यार। इस बार उमर ने मुदाख़लत की। इसके लहज़े पर ईसा की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। मुझे तुम्हारी मॉम की कोई बात नहीं सुननी, तो बेहतर यही है कि तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। वो बावर कराहते लहज़े में गोया हुई थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, खुद को अकेला मत समझा करो। मैंने तुम्हारी इस नाम की फूफी को भी कहा था जिसने तुम्हारे एवज़ अब्दुल्ला ख़ानदान से एक अच्छी-ख़ासी अमाउंट वसूल की है। मुक़द्दस की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। व्हाट? लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। ईसा को अब इस मेलोड्रामे से बेज़ारी होने लगी थी। मुक़द्दस कोई खुला नहीं चाहती है। बस हम दोनों की एक बात पर चिढ़ा हो गई थी, तो ये गुस्से में आ गई। बाकी आप लोग अपना कीमती वक़्त क्यों बर्बाद ना करें। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। इस बार ईसा को मुदाख़लत करनी पड़ी थी। मुक़द्दस खामोश रही थी। मुक़द्दस बेटा अपनी माँ को मुत्तमिन कर दें आप। इब्तिसाम साहब के कहने पर वो गहरा साँस ले गई। आप मेरे बारे में क्या कुछ जानती थीं या क्या नहीं, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के बगैर जीना सीख लिया है। और ठीक कहा है ईसा ने, मैं शायद ज़्यादा ही जज़्बाती हो गई थी। अपनी ज़िंदगी का तल्ख़ तजुर्बा रहा है ना, बस इसीलिए। लेकिन आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कांटदार लहज़े में बोली। मगर मुक़द्दस, उमर ने कुछ कहना चाहा। मेरे ख़्याल से आंटी आप हमारा वक़्त बर्बाद कर रही हैं, और ये जो भी भाई साहब हैं इन्हें कहें कि यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ, क्योंकि ये हमारा फ़ैमिली मैटर है। दखल-अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को चुप्पी सी लगी थी। तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती? इनके लहज़े में आस पोशीदा थी। नहीं, और प्लीज़ आइंदा यहाँ आने की ज़हमत ना कीजिएगा। वो तल्ख़ सी बोली, ये गलती तुम्हारे बाप की थी। वो ख़फ़ा हुई। गलती आपकी हो या मेरे सो कॉल्ड बाप की, लेकिन आप दोनों की मुश्तरका गलती की वजह से मुक़द्दस यूसुफ़ का बेकार सा वजूद तो दुनिया में आ गया ना। वो जिस अंदाज़ में बोली थी, सबको ही इसके लहज़े में कर्ब महसूस हुआ था। मगर बेटा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी पैदाइश के वक़्त ही तुम्हें अपने किसी दोस्त की झोली में ले जाकर डाल दिया था और मुझे कहा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सकी थी। मुक़द्दस का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख़ पड़ा था। अगर आप माँ-बाप अपनी हिमाकतों से पहले एक चीज़ समझ लें कि आपके पास पार्टनर का इंतख़ाब करने का ऑप्शन मौजूद होता है, मगर बच्चे माँ-बाप का इंतख़ाब नहीं कर सकते। इन्हें हर हाल अपने आप जैसे माँ-बाप के साथ गुज़ारा करना होता है। समीना को लगा था कि भरी महफ़िल में इनकी बेटी ने इन्हें बेइज़्ज़त करके रख दिया था। बहुत है, आप यहाँ से चली जाएँ और कभी वापस ना आइएगा, क्योंकि मेरे दिल में इतनी जगह नहीं है कि मैं आप जैसी बेहिस औरत को माफ़ कर सकूँ, जो औलाद पैदा करके ही भूल जाए। वो तल्ख़ी से बोलती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, जबकि बाकी सब खामोश रह गए थे। अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कुछ कहना चाहा। तुम यूसुफ़ को भूली थी, मगर मुक़द्दस इस ख़ानदान का खून है, हमारे घर की इज़्ज़त है, हमारी नस्लों की अमीन है। तो बेहतर यही है कि तुम इससे फ़ासले पर रहो। दूसरी बात, अब्दाल ने गुस्से में तुम्हें वो सब कह दिया जो मुक़द्दस जज़्बातियात में कह बैठी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो लावारिस है। इस बार इन्होंने सख्त लफ्ज़ों में बावर कराया था। ईसा फ़ौरन कमरे की जानिब बढ़ा था, जबकि मेहमान खाने से निकल आए थे। वो और उमर के साथ खामोश बैठी थी। उमर के पास दिलजोई के लिए लफ्ज़ तक ना था। यूँ इस कमरे की हर बात का इश्तहार लगाकर मिल गया तुम्हें सुकून। ईसा कमरे में आता हुआ गुस्से से बोला, मैंने इश्तहार लगाया? इसने उंगली से रुख अपनी जानिब किया। तो और किसने लगाया है? ना तुम छोटे दादा से यूँ सारी बातें कहती, ना यूँ इस कमरे की बात बाहर निकलती। इस बार इसने दाँत किचकिचाए। छोटे दादा? ये सब किया धरा ही तुम्हारे छोटे दादा का है। इनसे मैंने एक बात कही और उन्होंने कोई मुस्बत फैसला करने के बजाय ज़माने में फैला दी। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। तुमने ये बात की ही क्यों थी? वो ज़ब्त से घुर्राया। जब तुम बार-बार मुझसे खुला लेने का कहोगे, तो किसी से तो ये बात करनी होगी ना। इस बार वो भी तेज़ लहजे में बोली थी, और मैंने मना भी तो किया था। वो भूल गई हो? वो मुक़द्दस को कंधों से थाम कर पीछे दीवार से लगातार सीखता हुआ था। नहीं, कुछ नहीं भूली। तुम्हारा कहा एक-एक लफ्ज़ याद है, और खुला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। इसको पीछे धकेलती वो गुस्से से गुर्राई थी। मुक़द्दस, वो ज़ब्त से आके मीच गया। क्यों? अपनी और मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हो? वो ज़ब्त से बोला था। मैं मुश्किल बना रही हूँ या तुम? तुम मेरे साथ जब रहना ही नहीं चाहते, तो फिर इस बेमकसद बातों का मतलब? वो गुस्से से इस्तिफ़सारिया बोली थी। बहुत सोचा मैंने इस बारे में, और मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को, ख़ासकर मुझे इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इस बार दिल की बात लबों तक आ ही गई थी। ओह! और ऐसा क्यों लगता है चीफ़ साहब को? वो इस्तिज़ाइया मुस्कुराई।
शायद तुम सही थी, जिस तरह मेरे माज़ी पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे माज़ी पर भी मेरा कोई हक़ नहीं है। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मुक़द्दस ने ख़ामोश निगाहों से इसे देखा था। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश ना निकल सकी तो इसने आईब्रो उठाए। तो हम अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। मुक़द्दस मुस्कुराई। चलो तुम्हारी खातिर इस रिश्ते को एक मौका और दे लेती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से इस रिश्ते को चलाना चाहती थी। मगर तुम थे जो शुरू दिन से मेरे साथ निभाना ही करना चाहते थे। मगर एक बात याद रखना, इस बार पहल मैं नहीं करूँगी, तुम्हें करनी होगी। वो इंगत-ए-शहादत उठाकर अपनी ब्राउन आँखें इसकी सियाह आँखों में गाड़ दी, तब भी बोली, जबकि वो सर हिला गया था। जारी है।